हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मार्केट ट्रेंड ट्रैकर। मेरा नाम सुभाष है और हर हफ्ते की तरह यहाँ हम मार्केट की ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। जब से मार्केट का फॉल शुरू हुआ है सितंबर 2024 के लास्ट वीक से, तब से आज तक का ये सबसे खराब हफ्ता रहा है। ये ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या की रीजंस रहे हैं, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या इसे हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की एनालिसिस। तो जनरल मार्केट कंडीशन ये है कि आफ्टर मेकिंग लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई फॉर मैनी वीक्स, उसके बाद एक हायर हाई फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन उसे भी उस मार्केट ने तोड़ दिया है पिछले कुछ दिनों में। बहुत ज्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट दिख रहा है मार्केट में, क्योंकि पिछले 5 दिनों से लगातार वो नेगेटिव में ही क्लोज हो रहा है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो पिछले 5 दिनों से लगातार नेगेटिव में क्लोज हुआ। थर्सडे का जो एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, इसका मेजर रीजन था कि यूएस से जो न्यूज आई कि मार्केट में रेट कट तो उन्होंने इस बार किया है, लेकिन आने वाले दिनों में वो रेट कट कम करेंगे, क्योंकि वो एंटिसिपेट कर रहे हैं मिस्टर ट्रम्प के आने के बाद से कि टैरिफ वॉर की एक सिचुएशन क्रिएट होगी, जिसकी वजह से उनके मार्केट में इन्फ्लेशन के सिनेरियो बढ़ेंगे और उस केस में टैरिफ कट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जिसको मार्केट ने नेगेटिवली लिया। उसके बाद फ्राइडे मार्केट, इंडियन मार्केट में और एक फॉल देखने को मिला, लेकिन यूएस मार्केट लगभग उबर गया था उस नेगेटिव न्यूज से, नेगेटिव सेंटीमेंट से। अगर हम इस फ्राइडे के मार्केट के फॉल को समझने की कोशिश करें तो मुझे दो मोटे मोटे रीजन नजर आते हैं। पहला, एफआईआईज, क्योंकि उनको ईयर एंड है, उनको सारे के सारे अपने क्लोजर करने होते हैं। तो जनरली जो भी टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करनी है, उनको टैक्स हार्वेस्टिंग करनी है, उसके लिए जो भी लॉस वाले स्टॉक्स होंगे उनके पास वो उनको सेटल डाउन करके अपना पोजीशन एक नए स्टॉक में बना लेंगे, जिसकी वजह से एक सेल ऑफ देखने को मिलता है। सेकंड, जो एफआईआई की पोजीशंस होती हैं, ओपन पोजीशंस होती हैं इन एफ एंड ओ कैटेगरी, उसका क्योंकि लास्ट डे एक्सपायरी, वो बहुत सारे उनके एम्प्लॉयज होते हैं, नहीं होते हैं, उनकी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है इस वेकेशन के पीरियड में, तो जनरली वो उस पोजीशन को भी क्लोज ऑफ करके आगे बढ़ जाते हैं। तो मुझे दो ये मेजर रीजन आते हैं फ्राइडे का इतना नेगेटिव सेंटीमेंट होने का मार्केट में। अगर आप इसे पूछेंगे कि क्या मार्केट में ऐसा हमेशा से होता आया है, हर दिसंबर में इस तरह की सिचुएशन बनती है, अगर हम देखेंगे तो 2023, 22 और 21 का डेटा क्या बोलता है। 2023 में भी एक मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिली थी 18, 19, 20, 21, 22 दिसंबर के आसपास, जो कि मार्केट ने फिर रिकवर कर लिया था क्रिसमस के बाद से। सिमिलर सिचुएशन हमको 2022 में भी देखने को मिली थी, जहां पर मार्केट ने लगभग सारे दिनों में नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाया था, स्पेशली इन एफआईआई सेलिंग। 2021 में भी हमको लगभग हर दिन सेल ऑफ देखने को मिला था और आखिरी के कुछ दिनों में सेल ऑफ की इंटेंसिटी कम हुई थी और उसमें कुछ पॉजिटिविटी भी आई थी। सो अगर आप बोलेंगे तो हाँ, एक ट्रेंड सा है कि दिसंबर के महीने में मार्केट में सेल ऑफ की सिचुएशन बनती है। निफ्टी 50, निफ्टी टोटल मार्केट, निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप, लगभग सारे इंडाइसेस सेम सा पोजीशन दिखा रहे हैं। सिर्फ अंतर ये है कि निफ्टी 50 अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव सेंटीमेंट है और हो सकता है कि अपने अगले सपोर्ट लेवल जो कि 23,350 के आसपास है उसे टेस्ट करेगा। निफ्टी टोटल मार्केट अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ है। सिमिलर सिचुएशन रही है निफ्टी 500 की और निफ्टी मिड कैप की। निफ्टी स्मॉल कैप ने अपना 21 डे और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक किया, वेयरएज माइक्रो कैप ने सिर्फ अपना 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक किया। दैट मींस माइक्रो कैप अभी भी बहुत ही स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड में दिख रहा है। अगर आप सेक्टोरल ट्रेंड की बात करें तो सिर्फ हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर ऐसे रहे जो पूरे ग्रीन में रहे, जिनमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। अदरवाइज सारे सेक्टर लगभग नेगेटिव में बंद हुए हैं, रेड में बंद हुए हैं। अगर आप पिछले हफ्ते से कंपेयर करें तो जहां मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर्स आपको ग्रीन में नजर आ रहे थे, वो इस हफ्ते रेड में कन्वर्ट हो गए हैं। फॉल इतना सीवियर रहा इस हफ्ते का। हेल्थ केयर और फार्मा के अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल, रियल्टी, आईटी और इंडिया डिजिटल में कुछ पॉकेट्स में आपको अच्छे मोमेंट देखने को मिले हैं। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर्स नेगेटिव ट्रेंड करते आए। अगर हम बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स की बात करें
तो पिछले हफ्ते फार्मा एंड हेल्थ केयर इकलौती ऐसी सेक्टर रही जो पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया जिसने। उसके अलावा एफएमसीजी, कंजम्पशन, मल्टी मैन्युफैक्चरिंग और रियल्टी सेक्टर ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाई कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी का जो 4.57% का डाउनफॉल है लास्ट वीक का, ये जब से सितंबर से डाउनफॉल शुरू हुआ है तब से हाईएस्ट एक वीक के अंदर ये गिरा है। अगर एक महीने के हम परफॉर्मेंस की बात करें तो डिफेंस, रियल्टी, डिजिटल, पीएसयू बैंक और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर ने अच्छा किया। अगर क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें तो आईटी, डिफेंस, डिजिटल, मिड एंड स्मॉल हेल्थ केयर और पीएसयू बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया। अगर वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स की बात करें तो पीएससी, सीपीएससी, मेटल, पीएसयू बैंक और एनर्जी सेक्टर ने खराब परफॉर्म किया है। मंथली परफॉर्मेंस में ऑटो, एनर्जी, सीपीएससी, मीडिया और एफएमसीजी सेक्टर खराब करते हुए दिखे। क्वार्टरली परफॉर्मेंस में एनर्जी, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी, ऑटो और सीपीएससी ने लगातार खराब परफॉर्म किया है। अगर आप सबसे अच्छे सबसे बुरे सेक्टर देखें फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड तो आप ये देखेंगे कि एक जनरल सा ट्रेंड बनता हुआ दिखा है कि हेल्थ केयर, लगभग हेल्थ केयर, फार्मा, मिड एंड स्मॉल हेल्थ केयर ये सेक्टर है लगभग एक साल से बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और अभी भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। इसके अलावा आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो पिछले 6 महीने से अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और जिसमें अभी भी मोमेंटम दिख रहा है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सीपीएससी, पीएसयू बैंक, ये जो सेक्टर है जिन्होंने एक साल पहले अच्छी मूव दिखाई थी, जो अच्छे ट्रेंड में दिखाए थे, वो बिल्कुल नेगेटिव ट्रेंड में है, स्पेशली ऑटो, पीएसयू बैंक और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सेक्टर्स। यहाँ पर लिस्टेड वो कंपनियां हैं जिन्होंने ये ट्रेंड फॉर्मेशन में मदद करी, जिन्होंने मार्केट को बीट किया है टू हेल्प दिस सेक्टर्स परफॉर्म बेटर देन द निफ्टी। आप इन कंपनियों को लिस्ट डाउन कर दीजिए ताकि आप अपना खुद का ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म कर पाए और चाहिए तो आप इसमें से किसी में भी एक पोजीशन बना सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। एफआईआई डीआईआई का डेटा भी हम चेक कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो पिछले महीने जो कि 16,000 करोड़ के पॉजिटिव में दिख रहा था, इस महीने 12,000 करोड़ के पॉजिटिव में दिखा, मतलब 4,000 करोड़ का टोटल सेल हुआ है ऐसा दिख रहा है। लेकिन इसमें हमको क्लियर पिक्चर दिखाई नहीं दे रही है। इस 2 हफ्ते में ऐसा चेंज हुआ है मार्केट कि जो एफआईआई पिछले हफ्ते तक 11,000 करोड़ का पॉजिटिव सेल में दिख रहा था, मतलब उसने परचेस किया था मार्केट में, वो इस हफ्ते नेगेटिव 4,000 में दिख रहा है। मतलब कि करीब करीब एक हफ्ते के अंदर एफआईआई ने 15,000 करोड़ का सेल किया। वहीं जो डीआईआई है उसने करीब करीब 12,000 करोड़ का परचेस किया है। इस हफ्ते की की टेकअवेज हमारे लिए क्या हो सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द सेल ऑफ एंड पोजीशन स्क्वायर ऑफ इन एफएनओ सेगमेंट बाय एफआईआई, मार्केट में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला। कैश सेगमेंट में -15,000 करोड़ का सेल ऑफ हुआ है एफआईआई की तरफ से और डीआईआई की तरफ से 12,000 करोड़ का परचेज हुआ है। इससे पैनिक करने वाली कोई सिचुएशन नहीं है। मेजर इम्पैक्ट क्यों हुआ है मार्केट में? ड्यू टू नेगेटिव सेंटिमेंट्स फ्रॉम यूएस मार्केट, जहां यूएस फेडरल चेयरमैन जेरोम पावेल ने फ्यूअर रेट कट्स होने का अनाउंसमेंट कर दिया नेक्स्ट ईयर में ड्यू टू इन्फ्लेशनरी मेजर्स। ओके, अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ा मूवमेंट हुआ है मार्केट की। जीरोधा ने अपना एक मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी लॉन्च किया है 0.04% पर डे के इंटरेस्ट रेट पे विद लेवरेज अप टू 4x। चलिए इसके ऊपर समझते हैं कि ये होता क्या है और आप इसका कैसे बेनिफिट कर सकते हैं या आपको इससे दूर रहना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। तो इसका हम पहले फंडामेंटल समझते हैं कि मान के चलिए आपको 100 शेयर लेने 1,000 रुपए का ईच, तो आपको 1,00,000 रुपए की जरूरत है, लेकिन आपके पास अकाउंट में 25,000 रुपए ही है, तो आप इसका 4 टाइम्स तक आप इसका लीवरेज ले सकते हैं। चलिए हमने इसका लीवरेज लिया 3x, तो 75,000 आपने बोरो किया फ्रॉम एमटीएफ और 0.05 का इंटरेस्ट पर डे है और इसे आप 3 दिन के लिए लेना चाहते हैं। तो अगर आपने मान के चलिए पहला दिन लिया, आपका इंटरेस्ट अमाउंट हो गया 37.50 का, टोटल अमाउंट कितना हो गया, इसका क्यूमुलेटिव अमाउंट के ऊपर सेकंड डे इंटरेस्ट लगेगा और उसके क्यूमुलेटिव अमाउंट के ऊपर थर्ड डे इंटरेस्ट लगेगा। सो इस तरह से इंटरेस्ट लगता है। मान के चलिए आपने इस स्टॉक को 10 दिन रखा और उस समय उसके स्टॉक की वैल्यू हो गई 1,100 रुपए। अब आप इसे बेचेंगे तो आपको 1,10,000 रुपए मिल जाएंगे, जिसमें से आपको 75,000 रुपए प्रिंसिपल जो बोरोइंग का था वो और कंपाउंडेड इंटरेस्ट जो था बोरोइंग का वो 376 होगा पिछले 10 दिनों का, फ्रॉम द सेम मेथड ऑफ कैलकुलेशन जो हमने यहाँ पर ऊपर देखा, तो 376 हो गया। तो अगर आप टोटल अगर इसका प्रॉफिट देखेंगे तो 9,623 रुपए का प्रॉफिट हुआ इन प्लेस ऑफ 10,000। अच्छा, इसमें ब्रोकरेज, एसटीटी, ये सब सारी चीजें नहीं है। ओके, लेकिन अगर हम इसको देखें, इसमें हमको दिख रहा है कि इसमें फायदा तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन ये सिचुएशन तब है जब ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है।
मान के चलिए यही मार्केट नीचे की तरफ अगर जाने लगेगा तो आपका जो अमाउंट है वो 90,000 बचेगा। 90,000 में से आपको 75,000 ₹376 देने ही है, क्योंकि उतना आपको इंटरेस्ट देना है 10 दिनों का। तो आपके हाथ में बचेंगे 14,000 रुपए। तो आपका जो अमाउंट था 25,000 से आपका बच गया 14,000 रुपए। आपको लॉस हो गया 10,376 रुपए का, जो कि आपका कितना परसेंट हो जाता है? 40% आप अपना कैपिटल लूज कर जाएंगे अगर आप इस तरह का फैसिलिटी यूज करते हैं और आपको मार्केट नेगेटिव हो जाता है तो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर दिस 3 पॉइंट्स। ये ध्यान जरूर रखें जब भी आप एमटीएफ यूज करें। पहला, क्योंकि कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट लगता है, तो जितना ज्यादा आप उसको होल्ड करेंगे, जितना ज्यादा आपका पीरियड रहेगा, उतना ज्यादा आपका इंटरेस्ट कॉस्ट होगा। सेकेंड, मार्केट रिस्क होता है कि अगर स्टॉक का प्राइस फॉल हुआ, यू स्टिल ओ द बोरोड अमाउंट। आपके पास वो बोरोइंग वाला अमाउंट अभी भी उतना ही रहेगा और इंटरेस्ट, कंपाउंडेड इंटरेस्ट जुड़ता ही जाएगा, तो वो नेट लॉस को आपको बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। और मार्जिन कॉल्स होती हैं इसमें। अगर स्टॉक का प्राइस सिग्निफिकेंटली गिर रहा है तो ब्रोकर अपना जो अमाउंट है उसे रिकवर करने के लिए आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकता है कभी भी। ओके, सो दिस आर द की थिंग्स टू नोटिस। उसके अलावा जो कंपटीशन है जीरोधा के, वो किस तरह से इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं और लिवरेज देते हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे ज्यादा लिवरेज जो देता है, और रुपीजे का जो ब्रोकर है वो देता है, जो 8 टाइम्स लिवरेज देता है। और एम स्टॉक जो है वो सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे आपको मार्जिन फंडिंग करता है। ये सारे जो एमटीएफ है वो सारे स्टॉक्स पे अवेलेबल नहीं होते, कुछ लिमिटेड स्टॉक्स पे अवेलेबल होते हैं। वो डिपेंड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर। ओके, आई होप एमटीएफ आपको समझ में आया होगा। चलिए, इसके अलावा हम देख लेते हैं कि इस हफ्ते कुछ ऐसे स्टॉक जिसपे हमारा एंट्री पोजीशन बन रही है। पहला है डॉक्टर रेड्डीज, जिसपे बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ अच्छा प्राइस मूवमेंट देखने को मिला। सिर्फ एक ब्रेकआउट का वेट है। अगर अगले हफ्ते इसमें ब्रेकआउट हो जाता है विद सिग्निफिकेंट वॉल्यूम, आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके इसमें एक पोजीशन ले सकते हैं। सेकंड इज मैनकाइंड। इसमें भी डॉक्टर रेड्डी जैसे सेम सिचुएशन है। प्राइस और वॉल्यूम का एक्शन देखने को मिला और ब्रेकआउट अगर अगले हफ्ते होता है तो आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं। कोरोमंडल इंटरनेशनल, इस पे इस हफ्ते ब्रेकआउट देखने को मिला है, वॉल्यूम भी अच्छा है, तो इसमें आप एक पोजीशन अगले हफ्ते बना सकते हैं अगर आपके ड्यू डिलिजेंस में पास हो जाता है तो। पॉलिसी बाजार, इसमें 3 हफ्ते पहले हमको एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। उसके बाद इवन दो मार्केट में सेंटीमेंट नेगेटिव है, इस स्टॉक ने कोई डाउनफॉल नहीं दिखाया है और उस प्राइस पे ही अटका हुआ है। सो इट शोज गुड रेजिलियंस ऑफ द स्टॉक, और जैसे ही मार्केट फिर से ट्रेंडिंग होगा ये अपना बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। तो ये इस हफ्ते के अपडेट है। हर हफ्ते हम ये एनालिसिस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आपको स्टॉक मार्केट के कैश सेगमेंट से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन है, प्लीज हमें बताएं, विल बी हैप्पी टू आंसर इट। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बटन्स। इट मींस अ लॉट टू अस। अगर आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बेसिक से समझना है तो हमारा लर्निंग वीडियो का एक सीरीज हमने चालू किया है, उसे प्लीज चेक कर लें। उसमें हम बहुत ही आसान भाषा में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, स्टॉक्स क्या होते हैं, इंडाइसेस क्या होती हैं, और अभी हमने जस्ट लास्ट सेशन में देखा है कि टूल्स क्या होते हैं, कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करने चाहिए। आई होप आपको पसंद आएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।